आज हम आप लोगों को मक्का का दाना, उसके भाग, उसकी संरचना और मक्के के दाने का अंकुरण समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मक्का का दाना तो आपने देखा ही होगा। ये है मक्का और ये है मक्के के दाने, जिसको अंग्रेजी में मेज बोलते हैं। मक्का का दाना या ग्रेन एक बीजी छोटा फल होता है, यानी ये एक बीजपत्री फल होता है, एक बीजी होता है तथा इसमें फल भित्ति या फ्रूट बाल और बीजावरण अर्थात सीड कोड दोनों आपस में युग्मित होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, इनमें जो फल भित्ति होती है और बीजावरण होता है वो एक ही में जुड़े रहते हैं, युग्मित होते हैं। तो दाने का रंग सफ़ेद, पीला या हल्का लाली लिए होता है। आपने देखा होगा, या तो सफ़ेद होगा या तो पीला होगा या हल्का लाली लिए होता है। तो आप समझ गए इतनी बात कि मक्का का दाना एक बीजी होता है, एक बीजपत्री होता है और इसकी फल भित्ति और बीजावरण दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और दाने का रंग अगर देखा जाए तो सफ़ेद, पीला या हल्का लाली लिए होता है। अगर आकार की बात की जाए तो मक्का का दाना दांत की तरह होता है, यानी जैसे हमारे दांत होते हैं बिल्कुल उसी तरह से, जो पिछले दांत होते हैं बिल्कुल उसी तरह से मक्का का दाना होता है। यदि दांत के बारे में पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो मक्का का दाना दांत की तरीके का होता है, एक सिरे पर नुकीला और दूसरे सिरे पर चपटा होता है, यानी पार्श्व तलों पर कैसा होता है, चपटा होता है और दूसरे सिरे पर कैसा होगा, नुकीला होता है। और वही नुकीला सिरा वृंत से जुड़ा होता है, वह पुष्प वृंत अथवा फल का डंठल होता है। यानी जब हम भुट्टा खा लेते हैं तो उसमें जो डंठल बचता हुआ है, जो पुष्प वृंत बचता है, उसे वृंत कहा जाता है। तो दाने के चपटी ओर यानी दाने के नुकीले तरफ एक छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, जिसे भूण कहा जाता है। तो ये जो एम्ब्रियो है, या हिंदी में भूण कहा जाता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये दाने की चपटी तरफ होता है। अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो दाने के भीतरी भागों की संरचना को समझने के लिए पानी में भिगोए गए दाने को ऊपर से नीचे तक मध्य से लंबवत इस प्रकार काटा जाता है कि भूणीय भाग के बीच से होता हुआ दो भागों में विभाजित हो जाए। मतलब अगर मक्के के दाने की संरचना हमें जानना है, अच्छे से देखना है, तो क्या इसके भीतरी भागों को समझना है, तो क्या करेंगे कि मक्के के दाने को पानी में पहले भिगो देंगे और जब वो पानी को अवशोषित करके फूल जाएगा, यानी जब मक्का का दाना पानी में भिगोने पर फूल जाएगा, तो कैसे काटना है, ऊपर से नीचे तक पूरा काटना है और बीच से बिल्कुल काटना है। कैसे, लंबवत काटना है, बीच से ऊपर से नीचे तक पूरा काट दीजिए। मतलब यहाँ से इस तरह से पूरा काटना है। तो जब भूणीय भाग से होकर ये जाएगा, बीच से होता हुआ जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, तो इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक भाग के कटे तल को आवर्धक लेंस से देखने से पता चलता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब इसको भूणीय भाग के बीच से काटा गया है तो दोनों में से कोई एक टुकड़ा ले लिया गया है और उसको आवर्धक लेंस से देखा गया है। तो इस प्रकार से इसमें भाग बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो चौड़े सिरे की ओर देखिए, अधिकांश सफ़ेद भाग भ्रूणपोष है। जो चौड़ा सिरा है, ये जो भरा सा आप देख रहे हैं, ये क्या है, भ्रूणपोष है। तो इसमें भ्रूण भरा रहता है तो भ्रूणपोष हो गया। और नुकीले सिरे की ओर अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है, यानी जिधर नुकीला सिरा था, चोंचदार सिरा था, उधर छोटा भाग होता है, ये भ्रूण होता है, इसको भ्रूण कहा जाता है। तो सबसे बाहरी परत फलभित्ति और बीजावरण के जुड़ने से बनती है। जो बाहरी परत है, ये जो फलभित्ति कहा जाए, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो एक बीजपत्री दाने होते हैं, जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, उनकी फलभित्ति या फ्रूट बाल और बीजावरण यानी सीड कोड आपस में युग्मित रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें फलभित्ति और बीजावरण जुड़ गया है आपस में। तो ये क्या बन गई है कि सबसे बाहरी परत बन गई है। और फिर इस आवरण के अंदर एक विशेष पतला स्तर आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल थिन सा स्तर देख रहे हैं, जिसे एल्यूरोन स्तर बोला गया है। ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, इसे एल्यूरोन स्तर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एल्यूरोन स्तर। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं, इसमें प्रोटीन के कण अधिक मात्रा में होते हैं। यानी इस स्तर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं एल्यूरोन स्तर में, इसमें प्रोटीन के कण अधिक मात्रा में भरे रहते हैं।
अंकुरण में इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य होता है। चूंकि इसमें प्रोटीन के कण रहते हैं, इसलिए जब बीज अंकुरित होने लगता है, उगने लगता है, तो इसमें इन अंकुरण में इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब आगे बढ़ा जाए तो बड़े भाग भ्रूणपोष और छोटे भाग भ्रूण को दो स्पष्ट भागों में बांटने वाली एक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली एक कोशिका मोटी परत है, तो ये उपकला या एपिथेलियम होती है। हिंदी में एपिथेलियम को उपकला बोला जाता है। यानी भ्रूणपोष और भ्रूण को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर। तो दोनों भागों को बांटने वाली जो रेखा है उसे एपिथेलियम अस्तर कहा गया है या उपकला ऊतक कहा गया है। तो भ्रूणपोष एक प्रकार का भोजन संग्रह ऊतक होता है। मैंने अभी पहले बताया है, जो भ्रूणपोष है ये वाला, ये एक प्रकार से भोजन का संग्रह करता है, यानी भोजन इसमें संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। भोजन संचित यानी संचित भोजन मुख्यतः मंड होता है, और जो इसमें भोजन संचित रहता है वो होता क्या है, स्टार्च होता है। मुख्य रूप से जो भ्रूणपोष भरा रहता है इसमें वो क्या है, स्टार्च होता है, या हिंदी में कहें तो मंड होता है, जिसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होती है। यानी इसी स्टार्च में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। आयोडीन घोल के द्वारा भ्रूणपोष में उपस्थित मंड का परीक्षण किया जाता है। ये मैंने अपने चैनल में मंड का परीक्षण कैसे किया जाता है वीडियो अपलोड किया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि मंड का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आयोडीन घोल के द्वारा भ्रूणपोष में उपस्थित मंड का परीक्षण आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भ्रूण को दो भागों बांटा गया है। पहला स्क्यूटेलम या वर्थिका। अगर भ्रूण की बात की जाए, केवल इतने की बात की जाए, ये वाला भाग वो तो भ्रूणपोष था। भ्रूण की बात की जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ढाल के आकार का एकमात्र बीज पत्र है जिसको वर्थिका कहा जाता है। यानी इसको जो वर्थिका कहा गया है, अगर ये द्विबीजपत्री होता तो इसको बीजपत्र बोला जाता। तो ये वर्थिका या स्क्यूटेलम कहलाता है। और दूसरा भाग अक्ष, जिसका ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। ये जो ऊपर का भाग है इसको प्रांकुर कहते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दूसरे भाग भ्रूण के अंदर अगर हम आते हैं तो भ्रूण में वर्थिका या स्क्यूटेलम है, और दूसरा भाग है अक्ष, जिसका ऊपरी भाग यानी जिसमें ऊपर की ओर क्या है, प्रांकुर है ये वाला, और इस पर कुछ नन्ही सी पत्तियों का आवरण यानी प्रांकुर चोल होता है। आपको छोटी छोटी सी पत्तियों जैसे दिखेंगी, जिसे प्रांकुर चोल कहा जाता है या कालियोप्टाइल कहा जाता है। जस्ट इसी के विपरीत यानी प्रांकुर के विपरीत अगर देखा जाए तो अक्ष के नीचे की तरफ मूलांकुर कहलाता है ये वाला भाग, और इस पर एक आवरण मूलांकुर चोल चढ़ा रहता है। तो ये है मूलांकुर चोल और ये है मूलांकुर, और मूलांकुर चोल को कालियोराइज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये चोल मूलांकुर तथा प्रांकुर की रक्षा करते हैं। यानी जो प्रांकुर चोल है वो प्रांकुर की रक्षा करेगा, जो मूलांकुर चोल है वो मूलांकुर की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों चोल जो होते हैं ये इसकी रक्षा करते हैं। तो ये हो गई मक्के के दाने के भाग और उसकी संरचना। चलिए जानते हैं मक्के में अंकुरण कैसे होता है। तो नमी सोखने से मक्का का दाना काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके पहले मैंने चना, सेम, अरंड और काशी फल के अंकुरण को समझाया था, जो सभी द्विबीजपत्री बीज थे। और ये आज जो समझा रहे हैं मक्के के दाने का अंकुरण, ये एक बीजपत्री बीज होता है। तो लेकिन जो नमी सोखने वाली प्रक्रिया है बिल्कुल वैसे ही होती है। तो जब दाने को मिट्टी में बोया जाता है तो नमी सोखता है, नहीं पानी को अवशोषित कर लेता है मिट्टी से। तो इसीलिए कहा गया है नमी सोखने से मक्का का दाना काफ़ी बड़ा हो जाता है। जल की उपस्थिति से एकमात्र बीजपत्र या स्क्यूटेलम प्रमुख रूप से सक्रिय हो जाता है। अब चूंकि उसके अंदर जल पहुंच जाता है, इसलिए जो स्क्यूटेलम होता है, जो बीजपत्र होता है, बीजपत्र को इसमें स्क्यूटेलम या वर्थिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बीजपत्र नहीं होते हैं तो उन्हीं को हम बीजपत्र समझ सकते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। तो जब जल सोख लेता है तो स्क्यूटेलम जो होता है प्रमुख रूप से सक्रिय हो जाता है, और एपिथीलियम से उत्पन्न होने वाले पाचक पदार्थ भ्रूणपोष में उपस्थित मंड पर क्रिया करके उसे घुलनशील शर्करा में बदल देते हैं। यानी भ्रूणपोष में जो बहुत सारा मंड उपस्थित था, जो स्टार्च उपस्थित था, उस पर क्रिया करके घुलनशील शर्करा में उसको बदल देते हैं। स्क्यूटेलम इन घुलनशील पदार्थों यानी भोज्य पदार्थों को भ्रूणाक्ष को देता है। अब जो स्क्यूटेलम होता है, जो घुलनशील ये पदार्थ थे, इसी के माध्यम से आते हैं और भ्रूणाक्ष में जाते हैं, वह वृद्धि करने लगता है। भ्रूणाक्ष क्या है? जहाँ पर जो बीजपत्र होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसमें बीजपत्र नहीं स्क्यूटेलम है, तो मूलांकुर और प्रांकुर जहाँ से निकलते हैं उसे ही
ही भ्रूणाक्ष कहा जाता है। तो भ्रूणाक्ष को देता है। अब जब भ्रूणाक्ष को पोषण प्राप्त होने लगेगा तो वो वृद्धि करने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। और जब बढ़ेगा तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। तो सबसे पहले मूलांकुर अपने खोल मूलांकुर चोल के अंदर से दाने के आवरण को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। मतलब जो मूलांकुर होता है वो अपने खोल, तो उसका खोल क्या है, मूलांकुर चोल को मूलांकुर का खोल कहा जाता है। तो मूलांकुर जो होता है वो मूलांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। तो दाने के आवरण को तोड़ता हुआ, तो दाने के आवरण का मतलब है बीज चोल और फल भित्ति। बीज चोल यानी बाह्य आवरण और फल भित्ति। मैंने बताया था कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं उसमें बीज चोल यानी बीज का आवरण और फल भित्ति आपस में मिले रहते हैं। तो आवरण का मतलब ये हुआ कि बीज चोल और फल भित्ति दोनों को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। सबसे पहले मूलांकुर निकल करके मूलांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और भूमि के अंदर स्थापित हो जाता है। इससे अनेक छोटी शाखाएं भी निकलती हैं। अब उसी से क्या होता है कि उसी मूलांकुर से अनेक छोटी छोटी अन्य शाखाएं भी निकल आती हैं। जल्दी ही इसके ऊपरी जोड़ के पास से 2 जड़ें और निकल आती हैं। जो ऊपर का जोड़ होता है, जो गांठ होती है, उससे भी अन्य 2 जड़ें निकल आती हैं। और बाद में क्या होता है कि जहाँ पर बीजपत्राधार होता है, बीजपत्र का आधार होता है, वहाँ से अन्य छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं परभसंध से, या कह लीजिए अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें झकड़ा जड़ें भी आप कह सकते हैं और रेशेदार मूल भी कह सकते हैं। तो ये प्रथम जड़ जो होती है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जब मैंने जड़ वाला वीडियो आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इसमें जब मूलांकुर से बनी जो जड़ होती है वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर अन्य छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो उसके साथ ही जो प्रथम जड़ होती है, जो मूलांकुर से जड़ बनी होती है, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आते हैं आगे। तो मूलांकुर के थोड़ा बढ़ने के बाद, यानी जब मूलांकुर थोड़ा सा बढ़ जाता है, मिट्टी में लग जाता है, तो कि जो प्रांकुर होता है वो अपने प्रांकुर चोल के अंदर ही रह करके धीरे धीरे करके वो वृद्धि करता रहता है, क्योंकि प्रांकुर चोल भी साथ साथ बढ़ता रहता है। कुछ लंबाई तक बढ़ने के बाद प्रांकुर अपने प्रांकुर चोल को तोड़कर बाहर निकल आता है। और जब कुछ लंबाई अधिक बढ़ जाती है प्रांकुर चोल की, तो क्या होता है कि जो प्रांकुर होता है वो प्रांकुर चोल को तोड़ देता है और तोड़ करके बाहर निकल आता है और उस पर उपस्थित पत्ती खुलकर हरी हो जाती है। अब जब प्रांकुर चोल को तोड़कर वो बाहर निकल आया है तो इस तरह से, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से निकला हुआ है। अब उसमें जो उपस्थित पत्तियां होती हैं वो हरी हो जाती हैं, खुल जाती हैं। इसके बाद प्रांकुर चोल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और जो प्रांकुर चोल लगा हुआ होता है ऊपर से, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। देखिए चित्र में दिखाया गया है, प्रांकुर चोल है और ये धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे पत्तियां बनने लगती हैं तो ये प्रांकुर चोल धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के अंकुरण में भ्रूणपोष, वर्थिका अथवा स्क्यूटेलम भी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, आदि दाने के लगभग सभी भाग भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। यानी जो इस प्रकार का अंकुरण होता है, या मक्के के दाने में क्या होता है कि जो भ्रूणपोष होता है और जो वर्थिका होती है आदि, ये सब दाने के लगभग जो सभी भाग होते हैं ये भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। इस प्रकार से एक नवोद्भिद पौधा तैयार हो जाता है। यानी इस प्रकार से एक मक्के का दाना से एक पौधा तैयार हो जाता है।